बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 दिसंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट का एक तारीखी फ़ैसला सामने आ गया है। आज का दिन चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अहम है। आज कागजात नामजदगी जिन उम्मीदवारों ने जमा करवाए थे उन पर जो इतराज़ात लगाए गए थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 99% जो कागजात नामजदगी थे वो मंजूर हो चुके थे, लेकिन उनके फ़ैसले महफूज किए गए थे। आज तमाम फ़ैसले उसमें इमरान खान के भी और बाकी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके, इन्होंने हल्का वाइज देखा है कि किस तरीके से किस हल्के में मुस्लिम लीग नून का या किसी और जमात का तगड़ा रहनुमा है और उसको बचाना है, जैसे मरीम नवाज़ है, नवाज़ शरीफ हैं या कोई और है, तो वहाँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तगड़ा उम्मीदवार होगा उसको हर सूरत उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद करने और इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट करना है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कानूनी जंग लड़ रही है और कानून के मुताबिक अपना जो रिलीफ ले रही है। अब इनके पास सबसे बड़ा जो एक हथियार है वो ये है कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इस वजह से नॉकआउट करना है कि ये इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं और इस वजह से इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जो इमरान खान के बाद जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सबसे ज़्यादा पजीराई दी जाती है, उन लोगों के भी जो ना सिर्फ उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं, बल्कि लतीफ़ खान खोसा है उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की बात की जा रही है, आज़म स्वाति के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की बात की जा रही है और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लाहौर हाई कोर्ट का आज का फ़ैसला और आज रिटर्निंग अफसरान के जो फ़ैसले हैं उनमें, और ये मैं आपको बताऊंगा कि अगर रिटर्निंग अफसरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेजॉरिटी उम्मीदवार हैं या जो पहले दर्जे की क़यादत है, अगर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर देती है तो फिर आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आगे जाना है अपीलेट ट्राइब्यूनल में, जो हाई कोर्ट के जज पर मुश्तमिल होगा। और हाई कोर्ट के जज का अपना फ़ैसला क्या कहता है, चूँकि शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने के हवाले से कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 18 जो चोटी के रहनुमा हैं उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के हवाले से नादरा को भेजा हुआ था। नादरा ने अपनी रिपोर्ट्स जमा करवा दी हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे जो अदालत आलिया या उज़्मा है उससे रिलीफ मिल सकेगा, उसकी तफसील और आपके सामने वो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब का फ़ैसला जारी कर आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ कि शनाख्ती कार्ड कब ब्लॉक किया जा सकता है और क्या किसी मफरूर या इश्तिहारी को सिर्फ उस बुनियाद पर उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया जा सकता है कि वो मफरूर है या इश्तिहारी है और उसका जो राइट है उसके जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो उससे छीने जा सकते हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके उम्मीदवार उनकी जानिब से उनको गिरफ़्तार किया था। साबिक वो MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उनकी ज़मानत हुई थी और वो तकरीबन 9 मई के बाद गिरफ़्तार हुए थे और 9 मई के बाद कई महीनों के बाद उनको रिहा कर दिया गया है। कराची में PTI रहनुमा राजा अज़हर को सेंट्रल जेल कराची से रिहा किया गया। उन्हें 9 मई समेत मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ़्तार किया गया था। राजा अज़हर का कहना है कि उनके मुवक्किल की तमाम मुकदमात में ज़मानत मंजूर हो गई है। 9 मई हंगामा राई केस में जो दीगर मुकदमात थे उसमें टीपू सुल्तान फिरोज़ाबाद और शाह लतीफ़ टाउन थाने में मुकदमा दर्ज थे। राजा अज़हर के वकील ने बताया कि राजा अज़हर के खिलाफ लांडी और साइट एरिया थाने में भी मुकदमा दर्ज थे। ताहम अब उनकी ज़मानतें ATC और सिटी अदालतों से मंजूर होने के बाद वो घर पहुँच चुके हैं और वो तकरीबन 5 माह से ज़ायद जेल में रहे हैं। 9 मई के मुकदमात में उनको गिरफ़्तार किया गया था और अब वो बिल आखिर रिहा हो चुके हैं और ये उनको बड़ा रिलीफ मिला है कि उनको रिहाई के बाद दोबारा गिरफ़्तार नहीं किया गया और उनकी जो रिहाई है वो मुकम्मल, उसका जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो गया और वो अपने घर पहुंच चुके हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके नाम 4th शेड्यूल में शामिल कर दिए हैं। 4th शेड्यूल वो होता है कि वो लोग जो दहशतगर्दी का या कोई अमन के लिए ख़तरा होते हैं। पहले तो 3 MPO का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है नज़रबंदी का, दूसरे मरहले पर यह होता है कि उन पर नज़र रखी जाती है। 4th शेड्यूल में उनका नाम होता है, वो उस ज़िला से बाहर नहीं जा सकते, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, वो किसी पोलिटिकल एक्टिविटी में नहीं जा सकते और अगर उन्होंने मूव
کرنا ہوتا ہے تو باقاعدہ طور پر متعلقہ جو ایس ایچ او ہے اسے اجازت لینی ہوتی ہے، اور اسے اجازت لینے کے بعد ہی وہ موو کر سکتے ہیں، اور ان کو ہر ہفتے حاضری لگانا ہوتی ہے۔ وہ متعلقہ تھانے میں جاتے ہیں، ایک رجسٹر بنا ہوتا ہے، اور وہاں جا کے وہ اپنی حاضری مکمل کرتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے 4 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی صرف اس وجہ سے مسترد کر دیے گئے ہیں کہ ان کے نام 4 شیڈول میں شامل ہیں۔ 4 شیڈول ہے انسداد دہشت گردی جو ایکٹ ہے، جو ATA کا قانون ہے 1997 کا، اس میں ایک جو مختلف شیڈول ہے اس میں 4 شیڈول ہے۔ 4 شیڈول میں ان ملزمان کا نام شامل کیا جاتا ہے جن کو کسی مقدمے میں وہ رہا تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کے لیے 4 شیڈول میں نام شامل کیا جاتا ہے، اور ان کے جو بہت سارے جو رائٹس ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، وہ ان سے لے لیے جاتے ہیں، جس میں فریڈم آف موومنٹ کا ہے، اور باقی جو رائٹس ہیں وہ ان سے لے لیے جاتے ہیں۔ وہ تقریر نہیں کر سکتے۔ آپ نے سنا ہوگا محرم کے دنوں میں یا ربیع الاول شریف کے دنوں میں مختلف مولویوں کے نام 4 شیڈول میں ڈالے جاتے ہیں کہ وہ اس ضلع میں نہیں جا سکتے، وہ تقریر نہیں کر سکتے، وہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح یہ 4 شیڈول میں سلیم الرحمان ان کے NA2 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ فضل حکیم کے NA4 سے، ڈاکٹر امجد علی کے PK7 سے، اور شرافت علی کے PK3 پر کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے تھے۔ سوات میں تحریک انصاف کے 4 رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دی ہیں۔ یہ صرف ایک ضلع سوات ہے جہاں پاکستان تحریک انصاف کے 4 امیدواروں کے، دونوں نیشنل اسمبلی سے اور دونوں جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، تو اس پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے جو کاغذات نامزدگی ہیں ان کو مسترد کر دیا ہے۔ اب ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ سوات چونکہ مراد سعید کا ہے اور پورے کا پورا سوات پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے، اس وجہ سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو ہر صورت یہ سوات سے ناک آؤٹ کرنے کے لیے ٹیکنیکلی 4 شیڈول میں نام شامل کیے گئے اور ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے۔ اب جب یہ معاملہ اعلیٰ عدلیہ میں جائے گا تو پشاور ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل جو اپیلیٹ ٹرائبونل ہوگا جو الیکشن کی اپیلیں سنے گا، تو وہ ان سارے معاملات پر پھر ریلیف دے دے گا، اور 4 شیڈول کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی معطل کر دیا جائے گا، اور ساتھ جو اگلی کارروائی ہے وہ بھی ہو جائے گی۔ چونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جیسے اب پاکستان تحریک انصاف کے 18 رہنما ہیں جن کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کے لیے معاملہ نادرا کو بھیجا ہوا تھا، تو نادرا نے تو آج تک نہیں بتایا کہ ان کے شناختی کارڈ بلاک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ تو وہ عین موقع پر جو چونکہ انہوں نے ایک سیل بنایا تھا نادرا، FBR، FIA اور اسٹیٹ بینک کہ جی اگر کوئی ٹیکس نہ دہندہ ہے، اگر کوئی بجلی کے بل نہیں دیے، اگر کوئی ڈیفالٹر ہے، کوئی بھی کسی کے خلاف کوئی معاملہ ہے، تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک سیل بنایا تھا کہ وہ رپورٹس دیں گے۔ وہ تو جب کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ آئے گا تو ریٹرننگ افسران وہ رپورٹیں بھی ساتھ فیصلے میں لکھ دے گا جی کہ فلاں کے خلاف نادرا سے یہ رپورٹ آئی ہے، FBR سے یہ رپورٹ آئی ہے۔ پہلے تو پتہ بھی نہیں تھا، ان رہنماؤں کا بھی نہیں پتہ تھا کہ ان کو 4 شیڈول میں شامل کیا ہوا ہے۔ تو جب وہ نوٹیفیکیشن کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے فیصلے کے ساتھ لگا، اب اس کو بھی چیلنج کیا جائے گا، وہ ادھر سے معطل ہوگا، ادھر ان کو ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف جو اپیلیں ہیں اس میں ان کو ریلیف مل جائے گا۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور یہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کا، یہ PLD 2022 لاہور پیج ہے 756، یہ اس ججمنٹ کا نمبر ہے۔ یہ سیکشن 18 ہے جس کے تحت جو کارروائی کی جاتی ہے اور جس کے تحت کسی کا نام بلاک لسٹ میں ڈالا جاتا ہے، شناختی کارڈ بلاک کیا جاتا ہے۔ اب یہاں کیس تھا کہ جی ایک فیملی کا مقدمہ ہے، اور فیملی کے کیس میں ایک اجراء تھی، اور فیملی عدالت نے ایک شخص جو پیش نہیں ہو رہا تھا، جو بچوں کا خرچہ نہیں دے رہا تھا، یا کوئی سامان جہیز کا کوئی بھی مقدمہ تھا، تو اس میں وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہا تھا جو خاوند تھا۔ تو عدالت نے کیا کیا، فیملی عدالت نے عمل درآمد کے وقت فیملی عدالت نے ان کا نام بلاک لسٹ میں ڈال دیا کہ شناختی کارڈ بلاک کیا جائے۔ اس کی ریٹ فائل ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں، ابھی تک وہ مفرور تھا، وہ ابھی تک عدالت میں پیش نہیں ہوا تھا۔ اس کے باوجود عدالت نے کہا کہ اگر کوئی مفرور ہے تو اس کے تمام کے تمام جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ قائم رہتے ہیں، وہ موجود رہتے ہیں، اور اس سے وہ نہیں چھینے جا سکتے۔ عدالت نے کہا
सेक्शन 18(1) के तहत ये शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया गया। नेशनल जो डेटा बेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑर्डिनेंस है 2000 का, उसके तहत दैट ऑल द कार्ड्स इशूड बाय द नादरा इंक्लूडिंग CNIC शैल बी द प्रॉपर्टी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, के जो शनाख्ती कार्ड है या जो भी डॉक्यूमेंट जारी किए जाते हैं नादरा की जानिब से, वो रियासत पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है एंड इट मे कैंसल, इम्प्यूड और कन्फिस्केट इट बाय एन ऑर्डर आफ्टर गिविंग अ शो काज नोटिस टू द होल्डर, कि वो सिर्फ वफाकी हुकूमत कर सकती है और वफाकी हुकूमत पहले शो काज नोटिस जारी करेगी, उनको बताएगी कि भाई क्यों ना आपके खिलाफ आपका जो कार्ड है उसको ब्लॉक किया जाए, क्यों ना किया जाए, ये शो काज नोटिस जारी करेगी। सेक्शन 18(2) enumerates the circumstances in which it may take such an action, कि जो सेक्शन 18 है सब सेक्शन 2 वो वजाहत करता है कि किन ग्राउंड्स पर वफाकी हुकूमत के पास भी ये नहीं है कि अंधेर नगरी है कि वो जिसका चाहे शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दे, वो भी इन 18(2) में जो वजूहात दी गई हैं सिर्फ उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए वो उनके कागजात जो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर सकती है। आगे, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18 मस्ट बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रेन्ड एंड फॉलोड एज कैंसिलेशन, इम्प्यूनिंग और कन्फिस्केशन ऑफ एन CNIC इम्पैक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए पर्सन, के अगर 18(2) के तहत भी वफाकी हुकूमत ने भी कोई ऐसा काम करना है तो उसको बड़े स्ट्रिक्टली अमल दरामद करना होगा, सिर्फ उस लिमिट तक रहना होगा, उस हदूद में रहना होगा जो कानून ने उसको इजाज़त दी है, वो उससे बढ़ के किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। एग्जीक्यूटिंग, अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अहम है, executing court had passed the impugned order without taking action under section 18 into consideration, कि जी जो अदालत है उसकी जानिब से ये जो फैसला जारी किया गया है ये दुरुस्त नहीं है। सेक्शन 18 does not allow blocking digital impugning of the CNIC of a person to compel him to appear before the court। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि ये दहशतगर्दी अदालतों से जो इजाज़त ली थी और उसके बाद पुलिस ने नादरा को भेजा था, तो लाहौर हाई कोर्ट कह रही है कि किसी शख्स का भी शनाख्ती कार्ड इस वजह से नहीं ब्लॉक किया जा सकता कि उसको ऑफ ए पर्सन टू कंपेल हिम, कि उसको मजबूर किया जा सके टू अपेयर बिफोर द कोर्ट, कि वो अदालत के सामने पेश हो। मफरूर क्या इस वजह से या किसी भी इश्तिहारी का शनाख्ती कार्ड इस वजह से ब्लॉक किया जाता है कि वो अदालत में पेश हो, वो सरेंडर करे कानून के सामने। लाहौर हाई कोर्ट ये कह रही है और अदालत ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन वाज एक्सेप्टेड, द इम्प्यूग्ड ऑर्डर वाज डिक्लेयर्ड टू बी विदाउट लीगल अथॉरिटी, कि जो अदालत की जानिब से शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म था वो उसको कलअदम करार दिया जाता है और उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, चूंकि किसी बंदे का इस वजह से सिर्फ शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं हो सकता कि उसको मजबूर किया जा सके कि वो मफरूर है और वो अदालत के सामने पेश हो। ये लाहौर हाई कोर्ट कह रही है कि 18(2) में शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसी ने अदालत में पेश होना या कोई मफरूर है और सिर्फ इस वजह से उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए, ये दुरुस्त नहीं है और ये विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी ऑर्डर है और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे दो रिलीफ मिलने वाले हैं। एक तो चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेजोरिटी के इश्तिहारी या मफरूर होने की वजह से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएंगे। ये 2 दिन पहले फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर अली बाकर नजफी ने कहा कि पूरे इलेक्शन एक्ट में कहीं लिखा है कि अगर कोई बंदा मफरूर है तो उस वजह से उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाए, कहीं नहीं लिखा। तारिक सलीम शेख साहब कहते हैं कि किसी बंदे के मफरूर होने की वजह से ये मुराद नहीं है कि उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं, उसके फंडामेंटल राइट्स बरकरार रहेंगे। इंतखाबात में हिस्सा लेना या किसी सियासी जमात का मेंबर होना या सियासी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना ये बुनियादी इंसानी हक है और ये ख़त्म नहीं हो सकता। और यही वजह है कि लाहौर हाई कोर्ट का ये जो फैसला है आज रिटर्निंग अफसरान की जानिब से मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएंगे वो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट के तवस्सुत से, और ये अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग है और ये बाइंडिंग है। चूंकि ये लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल की जजमेंट नहीं है। बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट उन्होंने ये जजमेंट दी है जो बाइंडिंग है तमाम ट्राइब्यूनल पे जो अपीलें सुनेंगे और वो इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ देंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।